हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ फर्स्ट फेब और सेशन हो गए 30th। इसमें फर्स्ट पेज पे था कि लिटिल अंडमान निकोबार के बारे में, लिटिल अंडमान आइलैंड के बारे में। ये तो अंडमान निकोबार का पार्ट है। और याद रखिएगा, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट आया था। विजन डॉक्यूमेंट, और कौन लेके आया था? ये नीति आयोग लेके आया था। इसका बेसिकली उन्होंने कहा था कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन और इसके नेचुरल फीचर्स को देखते हुए इसको ग्रीन फील्ड कोस्टल सिटी बनाएंगे, ताकि हम फ्री ट्रेड जोन भी बनाएंगे और सिंगापुर और हांगकांग से हम कम्पीट कर सकें। फ्री ट्रेड जोन क्या होता है? वहाँ पे जोन्स बना देते हैं जहाँ पे अपने वेयर हाउसेज कर सकते हैं। वहाँ पे इंपोर्ट अगर आप करें तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती बेसिकली। और वहाँ से आपको इससे क्या है, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलता है। आप वहाँ पे आइए, थोड़ा सा उसको प्रोसेस करिए और वहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। फ्री ट्रेड जोन इसको कहते हैं। आजकल दुबई में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, सारा दुबई फ्री ट्रेड जोन बना हुआ है। आपने देखा होगा कि इंडियंस बहुत ज़्यादा जाके वहाँ पे ऑफिसेस कर रहे हैं, ताकि वहाँ से आप लोग बड़े कई देशों से आप इंपोर्ट करें, क्योंकि बैरियर्स लगे हुए हैं। जैसे आप इंडिया में इस टाइम ईरान से इंपोर्ट नहीं कर सकते, सीरिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान से इंपोर्ट नहीं कर सकते, इराक से इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो लोग क्या करते हैं, ईरान ये इन सब से ना पहले दुबई भेज देते हैं माल, और दुबई से इंपोर्ट कर लेते हैं इंडिया में। तो वैसे ही फ्री ट्रेड जोन्स को वो करने के लिए लिटिल अंडमान आइलैंड को, तो और ये क्या स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट आया? विजन डॉक्यूमेंट। याद रखिएगा, नीति आयोग लेके आया है। कई बार पूछ सकते हैं कि कौन लेके आया? नीति आयोग लेके आया। फर्स्ट पेज पे है तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। इसका थोड़ा मैप देखिए आप पहले। देखिए, ये हमारा कोकोचन, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, यहाँ है लिटिल अंडमान। देख रहे हैं आप लिटिल अंडमान। और ये 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? अंडमान और निकोबार को, क्योंकि निकोबार नीचे है। याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट में आ जाता है कि अंडमान, नॉर्थ अंडमान को और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ऐसा नहीं है। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में। और ये अगर नीचे देखेंगे तो देखिए, ग्रेट निकोबार के नीचे इंदिरा पॉइंट, जो हमारा लोएस्ट पॉइंट कहा जाता था, सदर्न मोस्ट पॉइंट कहते थे इंडिया का। अब तो ये पानी के अंदर आ चुका है। तो अंडमान और निकोबार को जो वो करता है वो 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं? 10 डिग्री, 11 डिग्री, जहाँ से जो लैटीट्यूड गुजरेगा। समझे आप? लैटीट्यूड्स होता है ना, पैरेलल्स ऑपोजिट इक्वेटर। तो वो जिस डिग्री का हुआ उसको 10 डिग्री बोला जाता है। तो इसके इन दोनों के बीच में 10 डिग्री का लैटीट्यूड जाता है, तो इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। बेसिकली ऐसे चैनल्स डिफाइन किए जाते हैं। तो ये नॉर्थ, मिडल, फिर साउथ, फिर लिटिल अंडमान उसके नीचे है। थोड़ा इसमें देखने वाला देख लीजिएगा, नारकोंडम आइलैंड, ये पूछ लेते हैं कई बार नॉर्थ से साउथ लगाने में, कई बार आया। बैरन आइलैंड देख लीजिए, जैसे मिडल एंड के सामने ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि लॉर्ड रॉस आइलैंड बहुत न्यूज़ में आता था, सेंटिनल आइलैंड बहुत न्यूज़ में आता था। तो ये आप फिगर से आप ये कर सकते हैं, अगर नॉर्थ से साउथ में लगाने को कहा जाए तो कैसे लगा सकते हैं, कैसे नहीं। सेंटिनल इंपॉर्टेंट है, शहीद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शहीद, नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, रॉस आइलैंड, एक बार जब ये इनको नेमिंग की गई थी सुभाष चंद्र बोस, स्वराज और शहीद के नाम से, तब ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि इनको नॉर्थ से साउथ लगाइए। तो अगर आप नॉर्थ से साउथ लगाना होगा तो आप देख सकते हैं कि पहले स्वराज है, फिर शहीद है, फिर नेताजी सुभाष आइलैंड है, नारकोंडम ऊपर है, बैरन ऊपर है। याद रखें बैरन, क्योंकि वॉल्केनो आते हैं यहाँ पे। और लिटिल अंडमान उससे नीचे है। और अंडमान और निकोबार को वो करता है 10 डिग्री चैनल। इसमें हम देख लेते हैं लिटिल अंडमान आइलैंड के बारे में, जब इतना लिया है तो, कि फोर्थ लार्जेस्ट अंडमान है, आइलैंड है अंडमान्स में। और ये फेमस है हुट बे नाम से, क्योंकि वहाँ की मेन विलेज और लार्जेस्ट सेटलमेंट वही है, हुट बे। और यहाँ पे होम है ऑन्ज ट्राइब्स का। याद रखिएगा, कौन सी ट्राइब पूछ लेते हैं कि ये ट्राइब बिलोंग्स टू दिस प्लेस, ये वो। तो ऑन्ज ट्राइब्स हैं, और वो कहेंगे सिर्फ ऑन्ज ट्राइब्स ही रहते हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बंगाली, तमिल, तेलुगु, राज्य कम्युनिटीज़ भी रहती हैं इसमें। और हुतबे जेटी जो है, इज़ द ओनली हार्बर फॉर शिप्स और बोट्स, जो अगर इस कमिंग इन टू द आइलैंड फ्रॉम द कैपिटल टाउन पोर्ट ब्लेयर। अगर आपने कहीं घूमने जाना है कभी, तो अगर पोर्ट ब्लेयर जाना है और आपको हुतबे भी जाना है, तो सिर्फ यही एक पोर्ट है जहाँ से आप पोर्ट ब्लेयर से हुतबे जेटी में जा सकते हैं। और इसलिए लेस एक्सप्लोर क्यों है कि अगर आपने देखा होगा कभी लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ नहीं जाते, दो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि लिमिटेड मोड ऑफ कनेक्शन है। जहाँ पे लिमिटेड मोड होगा तो वहाँ से आप कैसे जाएंगे ना। सपोज करिए आपको जाने की एक ही बस हो पूरे दिन की, या 2 दिन में एक हो, तो उधर टूरिस्ट बहुत कम जाएगा। उसके बाद एडिटोरियल पेज पे था बिल्डिंग अ रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। इसमें हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम वेरीज वाइडली अक्रॉस द कंट्री। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। एक तो याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइम हेल्थ को लेके बहुत क्वेश्चंस पुट आ सकते हैं, तो इसमें अब इंपॉर्टेंट हमें निकालने हैं हर रोज़। तो हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। गोल 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। या देखिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सेट किया हुआ, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में सेट किया था, उसका जो पार्ट है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये याद रखिएगा कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, कई बार जैसे ऑप्शंस में आ जाता है कि इंडिया अचीव्ड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, नहीं, इंडिया फेल हो गया था उसमें।
बिकॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स। ये भैया बेसिकली ये जो ये जिन्होंने लिखा है ये हेल्थ सेक्रेटरी रहे हैं सदर्न इंडिया को इस स्टेट में, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको देख सकते हो कि थोड़ा सा इनको नॉर्दर्न स्टेट्स को इन्होंने वो करा है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी नॉर्थ वर्सेस साउथ, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया इंडिया है, पूरा एक इंडिया है, बट ये थोड़ा सा बायस्ड है। बट इसमें जो हमने लिखना है वो ये है कि हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं किए थे, याद रखिएगा नहीं किए थे, और गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट है। वैसे आप तुक्के के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि याद रहेगा आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं तो हेल्थ को लेके तो हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। और द नॉर्दर्न स्टेट्स आर परफॉर्मिंग वेरी पुअर इन वाइटल हेल्थ पैरामीटर्स TFR। इसमें हमें थोड़ा सा ना हेल्थ पैरामीटर्स देखने वाले क्या होंगे, इस पर नोट्स बना रखे हैं मैंने, कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, कि कितने इन्फेंट्स मतलब जो अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, 1000 अगर हुए बच्चे और 1 साल तक पहुंच गए, उनमें से कितने मर गए, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इंक्लूड क्या होता है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी, नियोनेटल और पोस्ट नियोनेटल। ये तो ले देते हैं कि नियोनेटल और पेरीनेटल और पोस्ट नियोनेटल क्या होता है। प्री नेटल होता है बेसिकली जो डेथ इंक्लूड करते उनको, उसमें वो डेथ्स इंक्लूड कर जाती हैं जब कोई औरत 22 वीक की प्रेगनेंसी होती है ऑनवर्ड्स टिल द 7th डे आफ्टर डिलीवरी। मतलब 22 हफ्ते अगर किसी औरत प्रेग्नेंट है उस दिन से लेके अगर उसके 22 हफ्ते के बाद बच्चा मर गया तब, अगर पेट में ही मर गया तब, या उसकी डिलीवरी के 7 दिन के अंदर अंदर मर गया तो उसको कहते हैं प्री नेटल। नियोनेटल कहते हैं अगर वो बच्चा पैदा होने के 28 दिन के अंदर अंदर मरा तब, और पोस्ट नियोनेटल कहते हैं 28 डेज़ के बाद मगर 1 साल से पहले। बेसिकली ये है IMR, ठीक है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, कि रेफर्स टू नंबर ऑफ वुमेन, मगर जो प्रेगनेंसी की वजह से या चाइल्ड बर्थ जब हुआ उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कितनी औरतें मरी। बट ये याद रखिएगा 1 लाख लाइव बर्थ्स इन अ गिवन ईयर, उसको करते हैं 1000 के साथ, इसको करते हैं 1 लाख के साथ। और टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ वुमन बियर ओवर आर रिप्रोडक्टिव स्पैन, और स्पैन क्या होता है 15 से 49 ईयर्स का, ठीक है। इस स्पैन में एक औरत ने कितने बच्चे दिए, और हमने कहा है कि 2.1 सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट रेट है, जिससे क्या है मतलब सपोज़ अगर आपकी जनसंख्या 100 है और 10 बुजुर्ग हैं और 10 मर जाते हैं, आपको पता मरेंगे, और 10 ही पैदा हो गए, तो इससे क्या आपकी प्रोडक्शन जो कि पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी, मतलब 100 के 100 रहेंगे। तो इसमें कहा है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है ना, ये ऐसा रेट है कि इससे ना तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना घटेगी। वैसे तो कहते हैं आइडियली इट शुड बी 2, मगर इसलिए 2.1 किया गया है क्योंकि प्री मैच्योर डेथ्स भी हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा या तो पेट में मर गया या पैदा होते ही मर गया, तो कहते हैं अगर हम 2 रखेंगे तो उसमें हमें खतरा है कि हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज ना हो रही, इसलिए 2.1 रखा गया है। जो भी TFR 2.1 से अगर ज़्यादा हुई तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर कम हुई तो इससे मतलब हमारी पॉपुलेशन घट रही है। हमारी जो TFR है वो बेसिकली इंडिया की 2.6 है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव 2.1, बट हाईएस्ट TFR कहाँ पे, बिहार और यूपी में, ठीक है। और एक प्रधानमंत्री जी ने जो अपना मन की बात में 2-3 बातें कही हैं, उसमें इनकी मन की बात से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हर कोई आदमी मन की बात सुन रहे हैं उनकी। तो याद रखिएगा द पीपल ऑफ तवांग, ये ना याद रखिए तो मेन हमें याद रखना है मोनशुगु क्या है। कई बार पूछ लेते हैं, हमने देखा होगा 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो एक फाइबर को लेके, जो हिमाचल प्रदेश का फाइबर था, आपने देखा होगा बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन आ रहे थे, वो भी उनकी मन की बात की वजह से आया था। तो याद रखिएगा मोनशुगु क्या है, एक फॉर्म ऑफ इको फ्रेंडली पेपर, न्यूज़पेपर ही निकलता है बात दिमाग से। मोनशुगु क्या है, इको फ्रेंडली पेपर, ये याद रखिएगा। टर्म्स एंड उसमें आप लिख सकते हैं इसको, ताकि आप एक बारी बाद में रिवीजन ले लें। मोनशुगु इको फ्रेंडली पेपर है। एक इन्होंने तारापुर मार्टिस डे की बात करी है, चाहे वो Feb 15 को हुआ, 1932 को हुआ था, मगर उन्होंने क्यों कहा है मैं बताता हूँ आपको पता है जनवरी 26 को इस बार क्या हुआ, कि दिखाया गया है कि किसानों ने झंडे उतार दिए, हिंदुस्तान का अपना लगा दिया। तो इसमें बेसिकली तारापुर मार्टिस डे ये हुआ था मुंगेर ज़िला में, तब यहाँ के लोग निकले थे 1932 में, और इन्होंने DC ऑफिस को घेराव किया था, और उन्होंने अपना झंडा लगाना था देश का। तब उनको वहाँ पे ना उन्होंने मर्सीलेसली वहाँ के DC और SP ने गोलियाँ चला दी थी, कई लोग वहाँ शहीद हुए थे। तो इसलिए तारापुर मार्टिस डे कहते हैं इसको। तो इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक टाइम वो था कि जब लोगों ने अपने देश का झंडा लगाने के लिए गोलियां खाई थी, और एक दिन ये है कि जब हिंदुस्तान का झंडा उतारा जा रहा है, ठीक है। इसलिए बेसिकली इसको कहा गया। तो मन की बात में 2 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मोनशुगु और ये तारापुर मार्टिस डे, ये याद रखेगा। उसके बाद एक लार्ज डैम्स को लेके था एडिटोरियल 2 पे, मतलब एडिटोरियल पेज पे ही था,
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए कि इंडिया इज रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड। हमें फर्स्ट सेकंड से कोई मतलब नहीं है, बस याद रखिए कि इंडिया थर्ड है। अगर कोई रैंकिंग आती है फर्स्ट है इंडिया, नहीं, इंडिया फर्स्ट नहीं है। लार्ज डैम्स के अंदर हम थर्ड हैं। 5200 के अंदर जो हैं, आप ये देखिए, ये सीधी बात, इसमें सारा ना लिखेगा, सिर्फ लिखेगा कि 80% ऑफ द हमारे जो लार्ज डैम्स हैं वो 50 से 150 साल पुराने हो जाएंगे 2050 के अंदर। ठीक है, अभी कितने हैं? 1100 डैम्स ऐसे हैं जो 50 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं, मतलब 50 साल पुराने हो चुके हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो 120 साल पुराने हैं। ठीक है, तो उसमें लिखा है कि 2050 तक तो हमारे 80% डैम्स, जो लार्ज डैम्स की बात हो रही है, छोटे डैम्स नहीं, लार्ज डैम्स हमारे 5200 हैं, 5200, छोटे मोटे तो बहुत हज़ारों में हैं। तो 80% जो हमारी, ये स्टेटमेंट्स कई बार आ जाती हैं, तो ये याद रखिए 2050 तक अभी नहीं है 80%, या अगर कोई कहता है 50% नहीं, अभी सिर्फ 1100 डैम्स हैं जो 50 साल से ऊपर के हैं। तो 80% हो जाएंगे 2050 में। ये मेंस वाले लिख सकते हैं फॉर्डर के हिसाब से, बट प्रीलिम्स के हिसाब से आप ये देखिएगा कि 5200 में सिर्फ 1100 ही हैं जो 50 साल से पुराने हैं। मतलब अगर कोई पूछता है आपसे कि 20% ही है, इसका अंदाज़ा लगाया जाए तो 25-30% अगर स्टेटमेंट आती है तो वो गलत है। ठीक है, और कहते हैं कि आपकी ये एक तो ये मान के रखिएगा कि लार्ज डैम्स की शेल्फ लाइफ माइनर डैम्स और मीडियम डैम से ज़्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आदमी सोचता है छोटा डैम है तो इसकी शेल्फ लाइफ मतलब उम्र लंबी रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। लार्ज डैम्स की उम्र ज़्यादा लंबी होती है, और जो मीडियम और माइनर डैम्स हैं उनकी उम्र छोटी होती है। क्योंकि क्या होता है कि बेसिकली आपने देखा होगा कि पानी तो खाली आता नहीं है, पानी के साथ अंदर आपने देखा सेडिमेंट्स बहुत होते हैं, बजरी होती है, रेता होता है, मिट्टी होती है। तो जब वो उनकी उम्र बढ़ती रहती है तो क्या होता है कि वाटर कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है, क्योंकि धीरे 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 मिट्टी सेडिमेंट्स का लेवल बढ़ता रहता है। ठीक है, तो उनकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो कम होती रहती है विद एज। मतलब आज सपोज करिए, समझ लीजिए बच्चा है, वो 3 रोटी खा लेता है, बड़ा होता है तो 2 रोटी खाता है, फिर 1 रोटी खाता है, क्योंकि इतना मेटाबॉलिज्म हमारा रहता नहीं है जल्दी हजम हो जाए। तो कहते हैं ना, यार तू तो बढ़ता बच्चा है, तू तो खा ले रोटी, क्योंकि उनके अंदर डाइजेस्टिव पार्ट ज़्यादा होती हैं। तो वैसे ही जब नया डैम बनाया जाता है तो उनके अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, बट जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रहती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, और सेडिमेंट्स की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी अगर स्टेटमेंट आती है कि डैम्स कैपेसिटी ऑलवेज रिमेन्स द सेम या ऐसा कुछ भी, तो वो गलत है। और एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है लिखना, द स्टोरेज स्पेस इन इंडियन रिजर्वॉयर्स इज रिटेनिंग एट अ रेट फास्टर देन एंटिसिपेटेड। मतलब जितना हमने सोचा था कि इसकी रिटेनिंग कैपेसिटी इतनी रहेगी, इस साल इतनी रहेगी, इस साल इतनी रहेगी, उससे ज़्यादा है। मतलब जितना हमने सोचा था कि इसकी वाटर कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब सपोज करिए जो 1990 में अगर एक डैम बना है, हमने एस्टिमेट लगाया कि 2010 तक ये इतनी मिट्टी रहेगी, इतना पानी रहेगा, 2020 में ये पोजीशन रहेगी, तो हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा खतरनाक पोजीशन है। मतलब मिट्टी की कैपेसिटी बढ़े जा रही है और वाटर की रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जा रही है। हमने सोचा था अगर 100 लीटर की जगह 80 लीटर हो जाएगा, तो 80 नहीं, वो 60 हो गया। तो वो ये पॉइंट लिखने वाला है, क्योंकि जब इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या है कि व्हेन सॉइल रिप्लेसेस द वाटर इन रिजर्वॉयर्स, सप्लाई गेट स्टॉक्ड। मतलब आपको पता होगा कि रिजर्वॉयर्स से हम लोग खेतों में भी पानी देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब कैपेसिटी कम होगी तो खेतों में पानी जो जाएगा वो लेस वाटर जाएगा, इसलिए ये और इसका कॉन्सिक्वेंस खतरनाक है। तो अगर कभी स्टेटमेंट में आता है कि डैम्स की सिचुएशन एजिंग की वजह से इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, तो येस, इट इज़ ट्रू। नहीं तो कभी भी अगर आप कभी ये नहीं पढ़ा होगा आपने या नहीं लिखा होता, इसको नॉर्मल स्टेटमेंट ले ली होती, और जब आप पेपर देने बैठते और आपके पास आता कि विद with the age increasing of dams the capacity the it will have an impact on agriculture, तो आप कहते नहीं यार डैम्स की कैपेसिटी का एग्रीकल्चर से क्या मतलब होगा, तो याद रखिएगा इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। उसके बाद था एक आपको पता है वो सीआरपीएफ का इवेंट हुआ था अभी शिमोगा में, कर्नाटका में। तो किसी ने आरटीआई फाइल की कि भैया वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था और इंग्लिश में लिखा हुआ था, हमारे जो आपको पता है कन्नड़ में हो रहा है, तो कन्नड़ लैंग्वेज में नहीं लिखी गई। तो यूनियन मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है हम यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती। और अब लैंग्वेज की बात हो रही है तो थोड़े से एक्ट्स देख लेते हैं इसके। एक तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। उसमें कहा है कि द प्रोविजन ऑफ बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मतलब 2 ही लैंग्वेज ही यूज़ होने के हमारे प्रावधान है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में और उसमें। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। और इसके अंदर आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 टू 351। ये जब आती है ना, तो इस चीज़ को आरटीआईज वगैरह को बहुत लाइटली मत लिया कीजिए, क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। जब हम कहते हैं ना यार पॉलिटी में से, देखिए बेसिक बुक्स वही हैं,
और जब से यूपीएससी ने पेपर स्टार्ट किए हैं आज से 60-70 सालों से जो चलता आ रहा है, उन्हीं बुक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। मगर वो कैसे उन्हीं क्वेश्चन, तब भी ये पेपर नहीं सॉल्व कर पाते एक बच्चे, तो कोई ना कोई वजह होगी ना। तो उसको क्या होता है, तोड़ मरोड़ के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बारीक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं। आप कभी भी पॉलिटी उठाएंगे, आप कभी भी इतना ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट को या कौन से आर्टिकल डिफाइन करते हैं हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इतना सीरियसली नहीं पढ़ता बच्चा। बट जब ऐसे चीज़ों को लेके, क्योंकि सीआरपीएफ की मेन इवेंट था, तो जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो जब आदमी देखता है एकदम से ऐसा आया तो वो नहीं कर पाता। तो याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 आर्टिकल 343 टू 351 है जो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करता है। एक चबहार पोर्ट को लेके था, इंटरनेशनल पेज पे था कि वो उनको हमने क्रेन्स वगैरह दिए हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चबहार पोर्ट देखिए क्या है, ये देखिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, और ये है देखो अफगानिस्तान और ईरान। ये गल्फ ऑफ ओमन में है चबहार पोर्ट। एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा, चबहार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमन में है। कई बार गल्फ पूछ ले जाते हैं क्योंकि यहाँ ओमन लगता है, इसलिए इसका नाम गल्फ ऑफ ओमन है। क्या है ना, अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई है, तो हम अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान माल भेजना हो कैसे भेजेंगे, और ऊपर नॉर्दर्न स्टेट्स को भेजना हो कैसे भेजेंगे। तो हमने क्या कराया, तीनों का मिलकर हमारा था कि यहाँ पे ईरान को यहाँ पोर्ट बनाते हैं, अंदर रेलवे लाइन बनाते हैं ताकि हम अफगानिस्तान तक माल पहुँचा सकें और हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो गल्फ ऑफ ओमन में है और ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल पास है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है जो चाइना डेवलप कर रहा है। और उसके पोर्ट पे इसके और भी 2 पोर्ट हैं, शहीद बेहिश्ती, शहीद कल्याणत्री। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 2, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, एक इसका नोट देख लीजिए। क्या था कि 2016 में हुआ था, इंडिया और अफगानिस्तान का ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हमने ट्रांसिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दिया था चबार पोर्ट को ईरान का, ताकि हम लोग इससे हम जो अफगानिस्तान है लैंड लॉक्ड है, अगर कभी भी पाकिस्तान मुकर जाए तो हम हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेट होना चाहिए कि कैसे पहुँचाना माल वहाँ तक। उसमें क्या था, रेलवे लाइन भी बनाई जाएगी चबार पोर्ट से जाहिदान। ये बेसिकली इंडिया ने बनानी थी, स्टेट ओन इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने बनानी थी, बट ईरान ने हटा दिया उसको। क्यों हटाया, वो कह रहा है, ईरान कह रहा है कि भैया ना तो वो पैसे खर्चना चाह रहे हैं, ना वो आ रहे हैं, ना हमारी साइड डेवलप कर रहे हैं। इंडिया कहता है भैया तुम लोग क्लियरेंस नहीं दे रहे। तो ये लड़ाई चलती रहेगी, हमें इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें बस ये देखना था चबार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि ताकि हमारा एक्सेस मिल जाए हमें अफगानिस्तान और उसके ऊपर की स्टेट्स को जो सेंट्रल एशिया जिसको कहते हैं। और देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, गेटवे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ट्रेड बाय 3 कंट्रीज विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। ठीक है, ताकि हम उनसे इंपोर्ट भी कर सकें, एक्सपोर्ट भी कर सकें। और चाइना जो है ग्वादर पोर्ट में ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, तो हमने कहा भाई तेरे को, तूने हमें यहाँ से घेरा, हम तेरे को और उधर से घेर लेते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन जाएगा ताकि हम रशिया और यूरेशिया सबसे मिल जाए। और इन्होंने मैप देख ही लिया है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। 2 फेब की भी मैं भी लेके आ रहा हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। और होप यू हैव अ गुड डे, थैंक यू। आप लोगों को थोड़ा टाइट हो गया मैं समझ रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, तो कभी कभी हो चलता है, और करिए ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।